हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अगेन एक एम्पेनलमेंट की वैकेंसी है। और एम्पेनलमेंट की वैकेंसी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के महाराष्ट्र ब्रांच में, यानी कि महाराष्ट्र में जितने भी ईपीएफओ के ब्रांच हैं वहां पर एम्पेनलमेंट की वैकेंसी निकली हुई है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या एक एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि ईपीएफओ ऑफ महाराष्ट्र यानी कि जो भी कोर्ट्स हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने क्या वैकेंसी निकाली है। तो इसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर जो ईपीएफओ के जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पर एम्पेनलमेंट यानी कि एडवोकेट्स को एम्पेनलमेंट करने की वैकेंसी निकाली गई है। तो आपका ये जो एम्पेनलमेंट रहेगा वो 2025 से लेकर 2028 तक रहने वाला है। तो आगे अब हम जानेंगे कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप एक एडवोकेट होने चाहिए और एडवोकेट के साथ साथ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लॉ में। तो लॉ की बैचलर की डिग्री एलएलबी भी हो सकती है और बीए एलएलबी भी हो सकती है, उसमें कोई भी स्पेसिफिक इन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं रखा है। और एडवोकेट होने चाहिए आप या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर या फिर स्टेट बार काउंसिल के अंदर एक एडवोकेट होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस की बात करी गई है, आपको मिनिमम प्रोफेशनल या फिर कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 7 साल का फॉर हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स इन द स्टेट। मतलब आपको एज एन एडवोकेट 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हाउ एवर द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, अगर वो इसमें अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए कोई भी लाइक क्वालिफिकेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन की है, एडिशनल क्वालिफिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा यही है कि आप एक एडवोकेट होने चाहिए और एडवोकेट के साथ साथ आपके पास लॉ की डिग्री होगी तो ही एडवोकेट होंगे और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। उसके बाद आपका टेन्योर रहेगा पैनल का, वो इनका है 3 साल का आपका इनके साथ टेन्योर रहेगा 2025 से लेकर 2028 तक। हाउएवर, फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द पैनल कैन बी डिसकंटिन्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो आपका 2028 से पहले भी आपका पैनल इसमें डिसॉल्व किया जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें पेमेंट ऑफ फीस एंड अदर कंडीशंस, आपकी सैलरी वगैरह क्या रहेगी वो टाइम टू टाइम आपको जो ईपीएफओ है वो आपको वहां पे मतलब बता दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होंगी। और ये आपका जनरल प्रोसीजर फॉर एम्पेनलमेंट, तो आपको मतलब इसमें प्रोसीजर क्या है आपका अप्लाई करने का और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको देना है, ऑफलाइन बेसिस पर देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे ही भेजने हैं और अच्छे से सारे भेजने हैं, उसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। कुछ भी आप अगर मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसमें आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो डिसीजन है वो कंपिटेंट अथॉरिटी लेगी कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने रिक्वायर किए हैं। तो आपके पास कॉपी ऑफ लॉ डिग्री और अदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय बार काउंसिल लाइक बार एसोसिएशन, copy of ID proof, copies of 10 judgment where the advocate has appeared as pleader। तो आप एज एन एडवोकेट जिस भी जजमेंट में अपीयर हुए और मतलब जो भी आपने केसेस हैंडल किए हैं उनके 10 जजमेंट की कॉपी आपको इनको भेजनी है। कॉपीज ऑफ एम्पेनलमेंट लेटर इशूड बाय अथॉरिटीज एंटाइटीज इन फेवर ऑफ एडवोकेट, और रिज्यूमे आपको अपना भेजना है विद अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, एजुकेशन, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड नेचर ऑफ केसेस डील्ड विद, 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट और आपको भेजना है कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजने हैं। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन बेसिस पर भेजा जाएगा। फिर आपकी ड्यूटीज इसमें बताई गई हैं कि इसमें आपको एज एन एडवोकेट ईपीएफओ के साथ ही काम करना है, आप और किसी के साथ नहीं कर सकते। आपको टाइमली अपीयरेंस देनी है इन द काउंसिल कॉन्टेस्ट इन द केसेस फॉर ईपीएफओ,
और जो भी ईपीएफओ के कोर्ट हैं वहां पर आपको टाइमली अपनी अटेंडेंस देनी है। फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन पैनल एडवोकेट्स को मिल रही है उसको लाइक उस जितने भी आपको ड्यूटीज दी जा रही हैं उनको आपको सारी चीजों को परफॉर्म करना है, और आपको एडवाइस करना है और एड करना है जो भी ईपीएफओ है। और आपका जो भी पैनल होगा, जो भी वर्क आपको दिया जाएगा वो आपको इसमें परफॉर्म करना है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा तब आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक चीज लिखी है, राइट टू प्राइवेट प्रैक्टिस एंड रिस्ट्रिक्शन एंड एडवोकेट शैल हैव द राइट टू प्राइवेट प्रैक्टिस विच शुड नॉट हाउएवर इंटरफेयर विद conflict with efficient discharge of his duties as an impaneled advocate of EPFO. An advocate shall not advise any party or accept any case against EPFO in which he has appeared or is likely to be called upon to appear or advise. तो इसमें दो चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है कि आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी ड्यूटीज को ईपीएफओ के साथ अच्छे से डिस्चार्ज कर रहे हो तभी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर दूसरी चीज इसमें ये लिखी गई है कि आप कोई भी ऐसा केस हैंडल नहीं करोगे जो कि ईपीएफओ के अगेंस्ट में रहेगा। तो यही आपकी दो शर्तें रखी गई हैं, आप एज एन एडवोकेट अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। कैंसिलेशन ऑफ एम्पैनलमेंट, जैसे आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने ईपीएफओ के इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं किया और आपने किसी को डराया धमकाया, गलत इन्फॉर्मेशन पास की और फ्रीक्वेंट आपका absent रहा, मतलब आप नहीं रहे वहां पे, तो इस तरीके से कुछ ग्राउंड्स हैं आपके जो आपको इसमें कैंसिल मतलब आपको इम्पेनलमेंट से बाहर करा सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं कुछ कुछ। और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी आपका ये सब, रिलैक्सेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशन, तो वही आपका सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं बता चुकी हूँ, ऑफलाइन बेसिस पर आपको अप्लाई करना है और आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 मार्च 2025 रहेगी शाम 5 बजे तक। और आपको इसमें स्पीड पोस्ट वगैरह से ही अपना सारा सब कुछ भेजना है। और अगर आपने ईमेल से भेजा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज इसमें इन्होंने लिख रखी है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको शो कर दे रही हूँ। और जब आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे तब आप एप्लीकेशन फॉर्म ये सारा देख सकते हैं। आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, बट आपको यहाँ से थोड़ा सा रीच करना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा। जब टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप वहां से इस नोटिफिकेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म को देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम इसमें जान लेते हैं कि आपको कहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं। तो एम्प्लॉय वेट द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, Employees Provident Fund Organization, Office of Additional Central Provident Fund Commissioner, Zonal Office, Second Floor, Pune, Cantonment Board Building, गोलीबार मैदान, पुणे। तो यहाँ पर आपको अपना ये जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो ऑफलाइन बेसिस पर आपका इसमें सेंड होगा और भी और किसी मोड से इसमें एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो इस तरीके से आपकी ये सारी इसमें वैकेंसीज वगैरह निकली हैं। तो एम्पेनलमेंट की वैकेंसी वही आपकी सेंट्रल बोर्ड ईपीएफ बिफोर लाइक ईपीएफ में ही निकली हुई है, जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में है, जो कैट मुंबई में है, एनसीएलटी वगैरह में आपकी वैकेंसी है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और आपको पता है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।